अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ ना दें। जनरेशन गैप की बातें तो हर कोई करता है ना? लेकिन जब हम अपने घर में उस फर्क को महसूस करने लगते हैं, तब हमें अंदाजा होता है कि इस फेज से गुजरना कितना मुश्किल है। मेहता जी के घर में भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेहता जी खुद रिटायर हो गए थे और अंकुर अब घर की सारी जिम्मेदारी उठा रहा था। लेकिन अब बुजुर्ग और जवान के बीच की आर्गुमेंट कभी ना खत्म होने वाली खाई जैसी थी, जिसे पार करना अब धीरे धीरे काफी मुश्किल होता जा रहा था। पापा, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि हम बाहर जाकर सब्जियां नहीं ले सकते, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब क्यों हमारे साथ बहस कर रहे हैं? हम बहस कर रहे हैं तुम्हारे साथ? हम भी तो सालों से सब्जियां लेकर आ रहे हैं ना, चुन चुन के, बिल्कुल ताजी, साथ में काम भी करते थे। हमने तो कभी शिकायत नहीं की। लेकिन आपको सब्जियों से मतलब है ना, तो वो हम ऑनलाइन मंगवा दे रहे हैं ना, आपको उससे दिक्कत क्या है? अब अरे लेकिन खुद जाकर सब्जियां लेने से ज्यादा पैसे बचाए जा सकते हैं। ये बात अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आई। पापा, घर पर सब्जियां आ रही है, धूप में कहीं जाना नहीं पड़ रहा, उस वजह से कुछ पैसे ज्यादा लग भी जाते तो क्या हो गया? आपको तो बस छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की आदत पड़ गई है। देखा सीमा, कैसे बात कर रही है हमसे। बड़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है आजकल की युवा पीढ़ी की नजर में। पुरानी पीढ़ी अगर बेवजह ही युवा पीढ़ी को गलत ठहराने लगे तो आजकल की पीढ़ी को जवाब देना ही पड़ता है। पापा, अब बस भी कीजिए दोनों, बात बात पर बहस करना जरूरी है क्या? देखिए, परी बस स्कूल से आती ही होगी। समझाओ इसे, बड़ों से कैसे बात करते हैं। हम ऑफिस जा रहे हैं, आपको चाहिए तो पेड़ों से जाकर सब्जियां लेकर आइए। देखा देखा कैसे जवाब दे रहा है हमें। अरे जाने दीजिए ना। दादू, अरे हमारी परी स्कूल से आ गई। दादू, हम पार्क चलते हैं, चलिए ना। हाँ बेटा, चलो। परी सही वक्त पर आ गई। सही कहा, नहीं तो पता नहीं इनका गुस्सा कहाँ तक जाता। मोहन और अंकुर बाप बेटे थे, लेकिन दोनों की अपनी सोच थी, अपने उसूल थे, जिसकी वजह से आजकल उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के साथ अक्सर बहस होती रहती थी। पापा से पूछा है क्या तुम दोनों ने? पता नहीं माँ जी, अंकुर ने कहा तो था कि पापा से पूछ लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंकुर ने पापा से बात की है। अरे एक तो ना बाप झुकता है किसी बात में, ना ही बेटा, उनके बीच में हम फंस जाते हैं। अंकुर के पापा को यही है कि अगर बच्चे बाहर जाए तो हमसे पूछ कर जाए, बता कर जाए। और अंकुर है कि अब इन्हें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, हमें इन छोटी छोटी बातों को पापा से पूछने की क्या जरूरत है। हमने तो कितनी बार कहा है अंकुर से कि क्या हो जाएगा अगर हम पापा को बताकर चले जाएंगे तो। अंकुर भी अपनी जगह गलत नहीं है, वो भी पिता बन गया है। छोटी छोटी बातों के लिए पिता से परमिशन लेना भी सही नहीं लगता। देखा जाए तो दोनों अपनी जगह सही है। पापा इस घर के बड़े हैं, उन्हें हमारी फिक्र रहती है, इसीलिए कहते हैं कि जहां भी जाओ बताकर जाओ। अंकुर भी अपनी जगह गलत नहीं है, वो इतने जिम्मेदार है कि सब कुछ संभाल सकते हैं। अरे लेकिन दोनों को ये सब समझाए कौन? दोनों एक जैसे हैं, दोनों खुद को सही समझते हैं। पता नहीं अब क्या होगा। आरती और सीमा को जिस बात का डर था वही हुआ। बाप बेटे के बीच में फिर से बहस शुरू हो गई थी और दोनों खुद को सही साबित करने में लगे हुए थे। हमने कितनी बार कहा है कि हमें बताकर जाया करिए कहीं भी। हमें परी की कितनी फिक्र हो रही थी, पता भी है। पापा, परी मेरी भी बेटी है और मैं उसे किसी जंगल में नहीं ले गया था, उसे घुमाने ले गया था। अब अपनी बेटी को मैं घुमाने भी नहीं ले जा सकता हूँ क्या? सीमा, देख रही हो ना कैसे बात कर रहे हैं आपके सुपुत्र हमसे। ना कोई लिहाज, ना कोई तमीज। पापा, हम आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों के फैसले हम खुद भी कर सकते हैं। आपको हर बात के लिए परेशान नहीं करना चाहते हम। माँ, अब समझाइए ना पापा को। देखिए, आप दोनों लड़िए मत। और सुनिए जी, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें भी हक है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। तो तुम भी यही कह रही हो कि हम उन पर रोक टोक करते हैं, उन्हें जीने नहीं दे रहा? हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। देखा आपने माँ, पापा ऐसा ही करते हैं, उन्हें सही बात कभी समझ में नहीं आती।
साहबजादे कुछ पैसे क्या कमाने लग गए, खुद को अपने बाप से भी ज्यादा आगे समझ रहा है। आप नो पापा। अंकुर अब छोड़िए इस बात को, जाने दीजिए। पापा आप भी प्लीज जाने दीजिए। हम तो वैसे भी कुछ नहीं कह रहे। हाँ, सब कुछ बोलने के बाद उनका यही डायलॉग होता है। अंकुर बस कीजिए ना आप। घर में अक्सर ये चीजें होती रहती है। कभी सीमा तो कभी आरती बीच में आकर दोनों को रोक लेती थी, लेकिन इससे दूरियां कम नहीं हो रही थी। जी सर, हो जाएगा, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, आप मुझे फाइल भेज दीजिए, मैं एक बार सारे प्रोजेक्ट्स देख लेता हूँ। फिर हेलो सॉरी सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, 1 मिनट सर, बस मुझे 1 मिनट दीजिए आप। हमारा एक जरूरी फोन कॉल चल रहा है और आप है कि इतनी जोर जोर से गाने बजा रहे हैं। हाँ, तो हमें क्या सपना आएगा कि तुम्हारी मीटिंग है फोन पे, और ये चिल्लाने का क्या मतलब है? अब अपने बाप से तुम इस तरह से बात करोगे? हम आपसे क्या कह रहे हैं और आप कुछ और ही समझ रहे हैं। आपको हमें सॉरी कहना चाहिए और आप है कि हमें सीख दे रहे हैं। अब बड़े छोटों को सॉरी कहने लगे। ये तो तुमने बेटा हमें नई बात सुनाई सच में। हाँ, तो नई बात को सुनिए और समझिए भी, क्योंकि आपने तो ठान लिया है कि आपको किसी की नहीं सुननी। अरे चुप करिए आप दोनों की ये रोज रोज की बहस से पड़ोसी भी सवाल करने लगे। अरे माँ, उन्हें भी तो पता चले कि हमारे पापा कितने महान आदमी हैं। महान तो हम है बेटा, क्योंकि हमारे सिद्धांत और तमीज हमने कभी कम नहीं होने दी बड़ों के सामने। हमने कभी आपसे बदतमीजी नहीं की है पापा, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, तो अब यह बदतमीजी नहीं है तो क्या है? वो तो आप बात को समझते नहीं है, तो हमें आपको जवाब देना पड़ता है। हमें तुम्हारी ना कोई बात सुननी है ना कोई बात समझनी है, ठीक है? आगे से हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो अगर आपको बात नहीं करनी है तो हमारा इस घर में क्या काम है? हम यहाँ से चले जाते हैं। आरती, चलो यहाँ से, अपना सामान पैक करो। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा ना, अपना और परी का सामान पैक करो, जल्दी से यहाँ से चलो, वरना हम अकेले चले जाएंगे। अंकुर, गुस्से में कोई फैसला मत ले बेटा, मेरी बात सुन। माँ, हमने बहुत सुन लिया और बहुत सह भी लिया, अब हमसे नहीं होगा। हमारे ऑफिस का कॉटेज खाली पड़ा है, हम वहीं जाकर रहेंगे, बस। मेरी बात तो सुन बेटा, आप ही कुछ कहिए ना इससे। अब ये बड़ा हो गया है, इसे जो करना है करने दो सीमा। गुस्से का एक पल आपसे क्या क्या करवा सकता है, इसकी कल्पना शायद हम खुद भी नहीं कर सकते हैं। गुस्से में अंकुर ने घर छोड़ दिया और खुद ऑफिस के कॉटेज में शिफ्ट हो गया। ये बिना सोचे कि उसके बिना उसके माता पिता घर का सारा खर्चा किस तरह चलाएंगे। कुछ दिनों बाद कैसे होगा सब कुछ? आप भी ना उसे रोका क्यों नहीं? अब क्या हम उसके आगे हाथ पैर जोड़ते हैं? हमारे बाबूजी के आगे हमारी कभी आंखें ऊंची नहीं होती थी, ये हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। देखिए, आज का जमाना बदल गया है। आजकल पहले वाले संस्कार और लिहाज नहीं रह गए। समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन बाप बाप रहता है, बेटा हमेशा बेटा रहता है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती सीमा। लेकिन अब अंकुर आरती और परी को लेकर घर छोड़कर चला गया है। उसके बिना घर का सारा खर्चा सब कुछ कैसे मैनेज होगा? आप समझ क्यों नहीं रहे? अभी इस महीने घर का किराया भी देना है, बिजली और पानी का बिल भी बाकी है। हम मजदूरी कर लेंगे, लेकिन अंकुर से कुछ नहीं कहेंगे। अगर उसे हमारी चिंता होती तो वो यूं हमसे दूर नहीं जाता। इस उम्र में हमें अपनी पोती से दूर कर दिया उसने। इस बात के लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे सुनिए तो। पर मनोहर वहां से उठकर चला जाता है। मनोहर रिटायर हो चुका था और अब उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं था। उसकी उम्र 60 साल की थी और अब इस उम्र में नौकरी ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। अरे मेहता जी, आइए आइए, बड़े दिनों बाद दिखे हैं आप। क्या बात है, आजकल आपकी पोती नहीं आती साथ में? हाँ, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है, मुझे भी उसकी याद आ रही है बहुत। इस उम्र में तो बेटे बहू और पोते पोतियां आसपास ही चाहिए। मेहता जी, इसमें आपका कसूर नहीं है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये देखो कपूर साहब, इस उम्र में भी काम पर जा रहे हैं। काम शुरू कर दिया उन्होंने फिर से? वो भी तो रिटायर हो गए थे ना? हाँ जी, रिटायर तो कब के हो गए, लेकिन बहू बेटे ने साथ नहीं दिया जी, इसलिए अब फिर से छोटी मोटी नौकरी करने लगे। अच्छा, नौकरी मिल गई क्या उनको आसानी से?
अरे कहाँ इतने धक्के खाए उन्होंने, फिर जाकर उन्हें कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी मिली है। इस उम्र में नौकरी पर रखेगा कौन हमें? ना हमें शारीरिक मेहनत करने की इतनी ताकत है, ना ही आजकल के जमाने का काम हमें समझ में आता है। बिल्कुल सही कहा अग्रवाल जी आपने। वो जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ कोई और जगह खाली है क्या? क्यों जी, आपको क्या जरूरत पड़ेगी नौकरी की मेहता जी? अरे किसी और के लिए पूछ रहे होंगे, इन्हें क्यों नौकरी करनी है? इनका बेटा अच्छा कमाता है, इन्हें किस बात की चिंता है ना मेहता जी? हमें क्या जरूरत होगी नौकरी की, हम तो बढ़िया है जी। मेहता जी को दुख ना दिखाए बन रहा था ना ही छुपाए। 1 महीना हो चुका था और इस बार का किराया भी शर्मा जी के पास नहीं गया। पुरानी पहचान होने के कारण उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब सीमा को समझ में आ रहा था कि ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप मत करिए, हम बात कर लेते हैं, उसे फोन लगाएंगे। 1 महीना हो गया है उसे यहाँ से गए हुए, एक बार भी उसने हमें फोन नहीं किया, ना ही मिलने आया। उसे हमारी पड़ी ही नहीं है। लेकिन अब हम बड़े हैं, हमें ही उससे बात करनी चाहिए। क्या हो जाएगा उसने फोन नहीं किया तो? हम तुम्हें नहीं समझा सकते, करके देख लो उसे फोन, देखो क्या कहता है। हाँ, हम मिला रहे हैं फोन। हाँ माँ बोलिए। कितने दिन हो गए बेटा, एक फोन नहीं होता तुझसे? इतना बिजी हो गया है क्या? माँ हम यहाँ काम करते हैं, बिजी तो होंगे ही। और पापा ने कहा था ना उन्हें हमसे बात नहीं करनी, तो हम फोन क्यों करें? पापा के कहने का ये मतलब नहीं था। बड़े हो तुमसे, अब इतना कहने का भी हक नहीं है क्या उन्हें? हमें फिर से बहस करने का कोई शौक नहीं है माँ। आप कहिए आपको क्या काम है, हम बहुत बिजी हैं। बेटा ऐसा मत कर, गुस्सा छोड़ दे, घर आ जा। आपको यही बात करनी है तो हम फोन रख रहे हैं, बिजी हैं हम। प्रणाम। हेलो हेलो अंकुर। बिना सुने ही फोन रख दिया। तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है सीमा, अब तुम उसे अपने पल्लू से बांध कर नहीं रख सकती, और ना ही अब उसे तुम्हारे आंचल की छांव की जरूरत है। इस बात को मान क्यों नहीं लेती? अरे बिजी होगा तभी काट दिया फोन, देखिएगा थोड़ी देर में करेगा फोन। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सीमा के फोन करने के बाद भी अंकुर का फिर से कोई फोन नहीं आया। मनोहर को अब परी की याद आने लगी थी। करीबन 2 महीने होने आए थे, उसने अपनी पोती की शक्ल तक नहीं देखी थी। खुद तो चला गया, हमारी परी को भी अपने साथ ले गया। एक बार आप ही क्यों नहीं कर लेते उसे फोन, कहिए ना घर वापस आ जाए। तुमने उस दिन उसे फोन किया था ना, उसने काट दिया ना बिना सुने। आप क्या चाहती हैं कि हम भी अपनी बेइज्जती करवाएं? हम अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगी सबसे पहले शर्मा जी का किराया चुका देंगे। लेकिन अभी तक नौकरी मिली तो नहीं है ना, हम उससे कुछ नहीं कहते। ठीक है कि हमें पैसों की मदद करे, लेकिन बहू और परी से मिलवाने के लिए तो कह सकते हैं ना। हाँ, उससे कहो कि आरती और परी को लेकर यहाँ आए हमसे मिलवाने। ठीक है, हम अभी फोन करते हैं। हाँ माँ कहिए। देख बेटा, 2 महीने होने को आए हैं, हमने बहू और परी का चेहरा नहीं देखा। बेटा बस थोड़ी देर के लिए उन्हें यहाँ लेकर आ जा बस। हम देखते हैं, हमें वक्त मिलेगा तो उन दोनों को लेकर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जल्दी लेकर आना। हाँ यकीन नहीं हो रहा कि यह हमारा ही बेटा है जिसे हमने संस्कार दिए। हाँ, आपके फोन पर शर्मा जी का फोन आ रहा है, देखिए। हाँ, 2 महीने से हमने उन्हें किराया नहीं दिया, उसी के लिए कॉल किया होगा। अरे पर आप बात तो कर लीजिए एक बार। लाओ फोन। मेहता जी आज शाम को आप घर पर है ना, हमें कुछ बात करनी थी आपसे। जी जी, हम घर पर ही हैं, आप आ जाइए, आप ही का घर है। ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। शाम को आ रहे हैं शर्मा जी घर पर। आप क्या कहेंगे उनसे? थोड़ा वक्त मांग लेंगे उनसे, जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता। आप एक काम करिए, उनके लिए छोले भटूरे बना दीजिएगा, उन्हें पसंद है। जी ठीक है। मनोहर के पास पैसे नहीं थे और ये जिंदगी में पहली बार था जब उसने 2 महीने का किराया नहीं दिया था। इसे इस बात की शर्मिंदगी भी खाई जा रही थी कि वो किस तरह शर्मा जी से बात करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शर्मा जी हमें जानते हैं सालों से, वो समझ जाएंगे।
हमें भी यही उम्मीद है। दरवाजे की घंटी बजती है। हम देखते हैं। दादी, अरे हमारी परी आई है, देखो तो। प्रणाम माँ जी। जीती रहो बहू। दादू। अरे हमारा बच्चा, कितने दिन हो गए हमें आपसे मिले हुए। आपको पता है आपके दादू आपको कितना याद करते हैं। हमने भी आपको बहुत मिस किया दादू। कैसी है माँ आप? हम ठीक है, आप लोग बैठो, आओ ना। लगता है पूरा परिवार यही है, चलो अच्छा है। शर्मा जी, आप वो पेपर्स लेकर आए हैं? हाँ जी, आपने जैसा कहा था वो लेकर आए, ये लीजिए। थैंक यू। अब हम चलते हैं, हमें कुछ काम है। जी। ये घर खाली करने के पेपर्स है ना? हाँ, ये शर्मा जी का घर खाली करने के पेपर्स है पापा। उन्होंने हमें फोन किया था कि घर में सब कुछ ठीक है ना। आपके पापा ने पहली बार इतने सालों में किराया नहीं दिया है और दोस्तों से नौकरी की बात भी कर रहे हैं। तो हमने भी कह दिया कि किराया लेने की क्या जरूरत है, आप हमें घर ही दे दीजिए। तो हमने कुछ सेविंग्स निकाली और कुछ लोन ले लिया। अब ये शर्मा जी का घर नहीं है पापा, मेहता निवास है। ये घर अब आपके और माँ के नाम पर है। हमारे नाम पर? हाँ पापा, हम इतने भी बड़े नहीं हुए कि आपको अकेले छोड़कर चले जाए। हमें ये संस्कार आपसे ही मिले पापा। और हमने तुम्हें क्या क्या कह दिया बेटा। शांति निवास में शांति अपनी दो बहू नीलम और ललिता के साथ रहा करती थी। उनके घर में दिखाने के लिए तो शांति थी, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो आती ही है। ऐसा ही कुछ था शांति के घर में। उसके घर में एक बालकनी के पास कमरा था और उस कमरे पर ललिता और नीलम दोनों की नजर थी। ऐसे ही एक शाम। माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि आज मेरे कमरे की ना छत झाड़ रही है, तो मैं बालकनी वाले कमरे में सो जाऊं? मतलब वहाँ थोड़ी सी हवा भी आएगी और उस कमरे की छत भी नहीं झाड़ती। अरे बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम दोनों का ही तो घर है, जहाँ तुम दोनों देवरानी जेठानी को रहना है, रह लो तुम। ठीक है माँ जी, फिर मैं अपना सामान बालकनी वाले कमरे में ही शिफ्ट कर लेती हूँ। ललिता अपनी सास शांति से शिफ्ट होने की बात कर रही थी, तभी वहां नीलम आ जाती है और अपनी देवरानी से कहती है, अरे ऐसे कैसे तुम अपना सामान बालकनी वाले कमरे में शिफ्ट कर लोगी? तुम्हारी तो खाली छत चढ़ रही है ना, मेरे कमरे में तो सीलन आ रही है। मैं उस सीलन में नहीं रह सकती, इसलिए बालकनी वाले कमरे में तो मैं ही रहूंगी। ऐसे कैसे आप रहेंगी? आपसे पहले मैंने उस कमरे के बारे में बोला है, इसलिए मैं अपना सामान वहां शिफ्ट कर रही हूँ। देखो ललिता, तुम ना छोटी हो, इसलिए छोटी बनकर रहो। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। माफ करना दीदी, लेकिन ओवर स्मार्ट मैं नहीं, आप बन रही हो। इतने सालों से आप यहाँ रह रही हैं, तब तक आपको उस कमरे का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब जब मैंने उस कमरे को अपने लिए मांग लिया तो आपको भी वही कमरा चाहिए। क्यों? वो कमरा मैंने इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि वो कमरा मेरा ही है। मैंने पहले ही माँ जी को कह दिया था उस कमरे में मेरे बच्चे रहेंगे। खुद का तो ठिकाना नहीं और बच्चों की पहले सोच रही हैं। ललिता, तुम ना ज्यादा ही बोल रही हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए? उन दोनों की ऐसी खिटपिट देखकर शांति परेशान हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों को चुप करवाती है। बस करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ती झगड़ती रहती हो। अरे लोग क्या कहेंगे कि शांति के घर में हर वक्त अशांति फैली रहती है। अरे बाकी सबकी भी तो बहू हैं, लेकिन इस तरह चूहा बिल्ली की तरह नहीं लड़ती। लेकिन तुम दोनों को देख लो, हर समय खिटपिट करती रहती हो। कोई नहीं लेगा उस कमरे को, जाओ सब अपने अपने कमरे में। शांति का गुस्सा देखकर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन नीलम और ललिता में बहसबाजी होती रहती। ऐसे ही एक दिन शांति की बड़ी बहन कुंती शांति के घर आती है। अरे दीदी, आप आ गई। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं शांति, मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बस उम्र के साथ मेरी कमर जवाब दे रही है। थोड़ा आराम करूंगी तो कमर भी ठीक हो जाएगी। कुंती और शांति आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां ललिता आती है और अपनी मौसी सास को देखकर उनके पैर छूकर प्रणाम करती है। मौसी जी प्रणाम। आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं बहू, कोई परेशानी नहीं हुई। बस बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी।
ललिता जाओ अपनी मौसी सास को वो बालकनी वाला कमरा दिखा दो, आज से दीदी वहीं रहेगी। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? भला मौसी जी उस बेकार से कमरे में क्यों रहेंगी? मौसी जी को मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ। जब तक मौसी जी यहाँ रहेंगी तब तक वो मेरे कमरे में रहेंगी और मैं वहाँ रह लूंगी। अरे ललिता ये कैसी बात कर रही हो? इस घर में बड़ी बहू के होते हुए भला छोटी बहू कैसे परेशानी झेल सकती है? माँ जी मैं हूं ना, मौसी जी को मैं अपना कमरा दे दूंगी और उस बालकनी वाले कमरे में मैं रह लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं दीदी, मेरे होते हुए आपको परेशानी में मैं कैसे देख सकती हूँ? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मौसी जी आप मेरे कमरे में आ जाइए, मैं अपना सामान इस बालकनी वाले कमरे में शिफ्ट कर लूंगी। दोनों देवरानी जेठानी की बालकनी वाली बहस को देखकर कुंती को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो धीरे से अपनी बहन शांति से कहती है, शांति ये सब क्या हो रहा है? तेरी दोनों बहुएं इस कमरे के पीछे इतना क्यों झगड़ रही है? अब क्या बताऊं दीदी, जब से बालकनी वाले कमरे को खोला है तब से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। लेकिन हो क्यों रहा है? आखिर इस बालकनी वाले कमरे में ऐसा भी क्या रखा हुआ है? इस कमरे से बाहर का नज़ारा दिखता है और इस कमरे में ठंडी हवा आती है, बस इसीलिए ये दोनों इस तरह लड़ रही हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ दीदी, आए दिन ये दोनों घर में इस तरह से लड़ती झगड़ती रहती है। अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन अब तो चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं इनकी लड़ाई सुलझाऊंगी। उन दोनों को लड़ता देख अब बीच में कुंती बोलती है, ललिता नीलम आखिर तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रही हो? अगर तुम दोनों को उस कमरे में रहना है तो तुम रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त मौसी जी? शर्त यह है कि मैं इस कमरे में तब तक रहूंगी जब तक मुझे ये ना लगे कि तुम में से कौन इस कमरे में रहने लायक है। कुंती क्या कहना चाह रही थी ये बात ना तो ललिता समझ पा रही थी और ना ही नीलम। मौसी जी आप कहना क्या चाहती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मौसी जी, आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए ना। बहू मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं इस कमरे में 1 हफ्ता ही रहूँगी और तब तक रहूँगी जब तक मुझे ये पता ना चल जाए कि तुम दोनों इस कमरे में रहने लायक हो या नहीं। जो इस कमरे में रहने लायक होगा उसे यह कमरा मिलेगा और तब तक के लिए तुम्हारी सास शांति मेरे घर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बालकनी वाले कमरे को अपनाने का एक ही तरीका है और वो है मौसी जी को बहलाना। अगर ऐसा है तो ये कमरा तो मैं ही लेकर रहूंगी। ठीक है मौसी जी हमें मंजूर है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इस तरह ललिता और नीलम अपनी मौसी सास की बात से सहमत हो जाती हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो दोनों वही करती जो कुंती कहती। ऐसे ही एक दिन नीलम अपनी मौसी सास के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी ललिता अपने हाथ में कॉफी का कप लिए अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आपको नहीं पता मौसी जी को शुगर है, अगर वो मीठी चाय पियेंगी तो उनका शुगर लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ तो देवरानी जी मैं आपको बता दूं कि कॉफी भी कोई फीकी नहीं रहती है, मौसी जी को ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। चढ़ा मैं नहीं रही बल्कि आप रही हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कि मौसी जी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप है कि आप मुझे उल्टा ही बोल रही हैं। इस तरह एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई शुरू हो जाती है। ललिता और नीलम की लड़ाई देखकर कुंती को आ जाता है गुस्सा। अरे बस करो तुम दोनों, ना तो मुझे चाय चाहिए ना ही कॉफी। अगर तुम दोनों मुझे कुछ दे सकते हो तो शांति दे दो। कुंती की बात सुनने के बाद ललिता और नीलम चुपचाप वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन शांति रहती है, लेकिन फिर से आए दिन नीलम और ललिता आपस में बालकनी वाले कमरे के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही एक दिन कुंती बीमार पड़ जाती है और उसे बीमार देखकर नीलम बालकनी वाले कमरे की बात छोड़कर कुंती की सेवा करने में लग जाती है। वो दिल से उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन ललिता अभी भी बालकनी वाले कमरे की चाह में अंधी हो रखी थी। ऐसे ही एक दिन कुंती अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी वहां नीलम कुंती के लिए दवाई लेकर आती है। वहीं ललिता बालकनी वाले कमरे में आती है और अपना सामान शिफ्ट कर देती है। जेठानी जी आप मौसी सास की देखभाल करती रहो, मुझे क्या मतलब, आप मौसी में लगी रहो और मैं अपना सामान शिफ्ट कर लूंगी। इस तरह से ये कमरा मेरा हो जाएगा और आप मौसी सास में व्यस्त रहेंगी। समय गुजरता है। धीरे धीरे ललिता बालकनी वाले कमरे में अपना सामान शिफ्ट करने लगती है, लेकिन जब कुंती पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब वो उस कमरे को नीलम के हवाले कर देती है। मौसी जी ये आप क्या कर रही हैं?
मैंने आपकी इतनी सेवा करी, उसके बाद भी आप ये कमरा मुझे ना देकर जेठानी जी को दे रही हैं। वो इसलिए बहू क्योंकि तूने भले ही मेरी सेवा करी हो, लेकिन तेरे मन में लालच था। जब मैं बीमार पड़ी तब तूने नहीं बल्कि बड़ी बहू ने मेरी देखभाल करी थी, इसलिए ये कमरा तो बड़ी बहू को जाएगा। नीलम, आज से ये कमरा तेरा हुआ। और इस तरह बालकनी वाला कमरा नीलम को मिल जाता है और बेचारी ललिता को मुंह की खानी पड़ती है। घनश्याम और सुनीता को एक बेटा और बेटी थे। बेटे का नाम था अक्षय और बेटी का नाम था खुशबू। अक्षय की शादी हो चुकी थी और अक्षय की पत्नी का नाम अदिति था। अदिति घर के सारे काम दौड़ दौड़ कर करती थी। दिन में सोना तो जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। रात को भी सोती तो ऐसी कि नींद की जरा सी आहट पर जाग जाती। वो क्या है ना, अदिति को घर के सब लोगों पर नजर रखने की बुरी आदत थी, इसलिए उसका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ खुराफात सोचता ही रहता था। घर में चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन अदिति को उस बारे में पता रखना, फिर उस पर कमेंट करना, इन दोनों ही बातों का बड़ा शौक था। इसकी वजह से बेचारे घर वाले बुरी तरह से परेशान थे। कोई भी काम करते हैं तो डर डर कर किया करते, ये सोचकर कि पता नहीं अदिति को पता चल गया तो वो क्या क्या सुनाएगी। हाँ यार, आज कॉलेज छोड़कर मूवी देखने चलेंगे। नहीं नहीं, मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, मम्मी से कहूंगी कि कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है और बस उसके बाद सीधे मूवी और बाहर कुछ खा पी कर ही घर आएंगे। तभी पीछे से अदिति वहां पर आ जाती है। कहाँ जाने का प्लान बन रहा है खुशबू मैडम, और वो भी घर वालों को बताए बिना? अरे भाभी आप? हाँ, मैं यहाँ, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। कॉलेज के बहाने पिक्चर जाने का प्लान बना रही हो ना तुम? भाभी, अब आपसे तो कोई नहीं बच सकता। मुझे लगा कि आप घर पर नहीं है, इसलिए छुपकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। आप भी ना कहीं से भी टपक जाती हैं। ठीक से बात करो मुझसे। अभी जाकर मम्मी पापा जी को बता दूंगी कि आपकी बेटी कॉलेज के बहाने अपने दोस्तों के संग फिल्म देखने चली है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा प्लीज मत करना। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना। अगले दिन सुबह के वक्त, क्या बात है पापा, इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब क्या बताऊं बेटा, इस उम्र में घर पे पड़े मन नहीं लगता। रिटायर्ड हो चुका हूँ, अब तो कोई दोस्त भी नहीं है। ये बात तो सही है पापा, इस उम्र में मन लगाना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। आप कहे तो मैं आपको कहीं घुमाने लेकर जाऊं? क्या पापा जी, अब अपने बेटे से तो झूठ मत बोलिए। मतलब मैंने क्या झूठ बोला? मैंने देखा था पापा जी, सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, पार्क में कम से कम 10 से 15 दोस्त हैं आपके। किस तरह हंसी ठिठोली कर रहे थे आप सब। सब देखा था मैंने। हाँ दीदी, ठीक है बेटा, है मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं। मैं तो बस ऐसे ही उदास बैठा था, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए। मेरी नजरों से कुछ नहीं बच सकता पापा जी, सब जानती हूँ मैं। मेरी ना तीनों आंखें खुली रखती हूँ। लेकिन बेटा, वो सारे दोस्त सुबह के वक्त मिलते हैं, उसके बाद तो सारा दिन बोर हो जाता हूँ ना मैं। पापा जी, मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। किसी एनजीओ से जुड़ जाइए और उनके साथ काम करिए। इस तरह घर में सारा दिन खाली बैठे रहने से क्या होगा? लेकिन अदिति, अगर पापा को एनजीओ के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों करेंगे? मैंने कहा ना, पापा जी के लिए वही बेस्ट है। मेरी जान पहचान का एक एनजीओ भी है, मैं वहां पर बात कर लेती हूँ। पापा जी, आप कल सुबह उठकर वहां चले जाना, आपका मन लगा रहेगा। कुछ दिनों बाद, माँ, वो मेरी कॉलेज में ना एनुअल फंक्शन है, तो मुझे एक नया ड्रेस खरीदना था, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। खुशबू, अभी पिछले महीने ही तो तुझे इतना सुंदर ड्रेस दिलवाया था, वही पहन ले बेटा। मम्मी, वो ड्रेस तो मैं अपनी दोस्तों के सामने पहले ही पहन चुकी हूँ, मेरी फ्रेंड की बर्थडे में। अब फिर से एनुअल फंक्शन पे वही ड्रेस पहनूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? तू बहुत बिगड़ती जा रही है, मेरी कोई बात नहीं सुनती खुशबू। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ खुशबू का थोड़ा ध्यान रखिए,
कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी बिगड़ जाए। लेकिन भाभी मैंने ऐसा किया भी क्या? ड्रेस खरीदने से बिगड़ने का क्या कनेक्शन है? चलो ड्रेस खरीदने से ना सही, लेकिन छुप छुप कर मूवी देखने जाने से तो कनेक्शन है ना। क्या कहा तुमने? कौन जाता है छुप छुप कर पिक्चर देखने? आपकी बेटी खुशबू, और कौन पापा जी। और क्या पता ये नया ड्रेस किस लिए खरीद रही है। हो सकता है आप लोगों से झूठ बोलकर कल को शहर के बाहर पिकनिक मनाने भी चली जाए। भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और वैसे भी ये मेरी लाइफ है। कॉलेज लाइफ सबकी जिंदगी में एक बार ही आती है। अगर मैं उसे एंजॉय करना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? वो सब छोड़ो, खुशबू साफ साफ बताओ, क्या तुम हम लोगों से झूठ बोलकर फिल्म देखने गई थी? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी तो कुछ भी बोलती है। अच्छा, मैं कुछ भी बोलती हूँ? एक मिनट रुकिए मम्मी जी, मेरे पास ना सबूत है इस बात का। अदिति अपने फोन में खुशबू और उसकी सहेलियों का फोटो दिखाती है जिसमें वो फिल्म देखने गए थे। लेकिन भाभी आपको ये पिक्चर्स किसने दी? कौन देगा? उस दिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे गई थी तुम पर नजर रखने के लिए कि आखिर जाती कहाँ हो तुम। बहू माना कि खुशबू अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई थी, लेकिन इस तरह उसका पीछा करके उसकी जिंदगी पर नजर रखना ये तो अच्छी बात नहीं। हाँ बेटा, तुम सब लोगों की जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम सबको कंट्रोल कर सकती हो? कंट्रोल नहीं, इसे नजर रखना कहते हैं पापा। मैं ना अपनी सारी आंखें खोल कर चलती हूँ। अरे कल को कोई गड़बड़ ना हो, बस इसलिए। हाँ, आप लोगों को तो हर बात का बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद अक्षय अपने ऑफिस से काफी देर से लौट कर आता है। क्या बात है, रात के 10 बज गए। वैसे तो आप 6 बजे तक आ जाते हैं, आज इतना लेट कैसे हो गए? कुछ नहीं अदिति, वो बस ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए देर तक रुकना पड़ा। कोई बात नहीं भैया, कभी कभी चलता है। वैसे भी ये आपकी लाइफ है। अगर आप काम के अलावा भी अपने लिए कुछ करें तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। हाँ हाँ खुशबू, तुम तो अपने भाई की साइड लोगी ही, क्योंकि तुम भी तो यही सब करती हो ना। भाभी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और वैसे भी आप क्यों नाराज हो रही हैं? भैया ऑफिस से काम करके सीधे घर ही तो आ गए हैं ना। वो क्या है ना खुशबू, तुम्हारे भैया मुझे पागल समझते हैं। मुझे सब पता है। ये अपने दोस्तों के साथ पिछले 3 घंटे से आवारागर्दी करके घर आए हैं और यहाँ मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि ऑफिस में काम ज्यादा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है कि 9 बजे फ्री हो गया था। उसके बाद कुछ देर अपने दोस्तों से बातें करने लग गया और हम लोग कॉफी पीने चले गए थे, बस। इसी को तो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना कहते हैं। बीवी से झूठ बोलकर दोस्तों के साथ घूमते हो आप। लेकिन अदिति, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने गया था? अरे पता कैसे नहीं चलता, आपके दोस्त को फोन करके सारी खबर ले ली थी मैंने। आप पर पूरी नजर रखती हूँ मैं। मुझसे कुछ भी छुपाने की कभी भी कोशिश मत करना। अदिति, माना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है। इस तरह नजर रखने का क्या मतलब है? अब आप इसे कुछ भी समझे, बस ये आदत है मेरी। और सुनो, अगली बार से ऑफिस से सीधे घर आना, समझे? घर में एक बीवी भी है जो तुम्हारा इंतजार करती है। आए बड़े दोस्तों के साथ कॉफी पीने वाले। इतना कहकर अदिति वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, भैया आपको नहीं लगता भाभी हम सबकी लाइफ को कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करती है? मेरा मतलब आप और मैं तो क्या, लेकिन उन्होंने तो पापा को भी नहीं छोड़ा। वही तो, मैं भी परेशान हो गया हूँ अदिति की इस आदत से। हर बात पर नजर रखती है। यार, मेरे किसी दोस्त का कॉल आया, मैंने उससे बात क्या कर ली, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरी पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं भैया, भाभी की नजरों से तो बचना बहुत मुश्किल है। अपनी किसी सहेली से फोन पर बात भी करती हूँ ना, तो उसकी सारी डिटेल भाभी को पता होती है। जानते हैं, मेरी सारी सहेलियों के नंबर अपने फोन में सेव करके रखती है और कभी भी किसी से कुछ भी पूछ लेती है। वाकई में मेरी बीवी से तो भगवान ही बचाए। और फिर कुछ दिनों के बाद, बहू
मैं जरा अपनी सहेली को मिलने जा रही हूँ, 2 घंटे में लौट आऊंगी। ठीक है मम्मी जी, जल्दी आइएगा, फिर शाम का खाना देर से खाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है ना आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी लौट आऊंगी। शाम के वक्त। मम्मी जी, आपने तो कहा था कि आप अपनी सहेली को मिलने जा रही हैं। हाँ, तो सुनीता अपनी सहेली को ही मिलने गई थी, और कहाँ जाएगी वो। पापा जी, आपको नहीं पता, मम्मी घर से झूठ बोलकर सीधे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी मनाने चली गई थी। अरे बहू, तुमने क्या हम सब के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है? तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी पार्टी में गई थी? लेकिन मम्मी, अगर आपको किसी पार्टी में जाना ही था तो आपने घर पर हम लोगों से झूठ क्यों बोला? इसलिए झूठ बोला मम्मी जी ने, ताकि कोई ये ना कहे कि इस उम्र में भी उनको पार्टी करने का शौक है। उन्हें तो अपनी सती सावित्री वाली इमेज बनाकर रखनी थी ना। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मम्मी जी, आपने जो किया वो ठीक, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा, शाम के 5 बजे तक घर आ जाया कीजिएगा। वो क्या है ना, शाम को मुझे भी तो पार्क में घूमने जाना होता है, और फिर देर से खाना खाकर आप परेशान होती हैं, रात भर पेट में दर्द होता है और बार बार मुझसे दवाई मांगती है। इसलिए अगली बार ध्यान रखिएगा। अरे बहू, तुम तो जासूस की तरह नजर रखती हो। एक बार मेरी बात तो सुन लो, अपनी ही कहीं जा रही हो। अरे इसमें नजर रखने वाली क्या बात है? मैं तो आप सबका ख्याल रखती हूँ ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बहू, मैं अपनी सहेली से मिलने जरूर गई थी, लेकिन मेरी सहेली के घर पर पार्टी थी, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। अगर वहां पर पार्टी शुरू हो गई और उसने मुझे रोक लिया तो इसमें क्या परेशानी है? देखा अदिति, मम्मी ठीक कह रही हैं। इस तरह सबकी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफियर करना अच्छी बात नहीं है। और जिसे जो करना है वो करेगा ना। तुम सबकी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती। अरे इसे जिंदगी कंट्रोल करना थोड़ी ना कहते हैं, इसे तो केयर करना कहते हैं। भाभी, केयर करना उसे कहते हैं जिससे सामने वाला इंसान भी खुश रहे, लेकिन आप जो करती हैं ना, उसे प्राइवेसी में दखल अंदाजी करना कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा भाभी, कोई भी इंसान किसी दूसरे की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आप भी वो कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी ना तो सिर्फ रिश्ते खराब होंगे। खुशबू ठीक कहती है, तुम बहुत अच्छी हो अदिति। बस ये सब लोगों पर अपनी नजर रखना और उनको बात बात पर टोकना बंद कर दो। अब अदिति की आंख खुल जाती है। अपनी इस आदत की वजह से सब लोगों के मन में अपने बारे में ये सोच देखकर वो अपने आप को बदलने का सोच लेती है।